हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूँ श्रेया राज। तो चलिए आज हम देखेंगे क्लास 12th की जो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश के इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका फुल एक्सप्लेनेशन। क्योंकि आपको पता है मैं पार्ट बाय पार्ट आपको पहले बहुत सारी चीज़ें इसकी समझा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके देखिए। और आज हम पढ़ेंगे फुल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका मतलब होता है इंडियन का मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता और कल्चर का मतलब संस्कृति, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ये हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। और इसे लिखा किसने है तो महात्मा गांधी। इट्स रिटन बाय महात्मा गांधी। अब देखिए, चूँकि आपको पता है कि फर्स्ट में हमेशा राइटर के जो परिचय होते हैं उनके बारे में दिया रहता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में, सब्जेक्टिव के रूप में और समरी में इनका बहुत काम आता है। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं, लेखक परिचय। तो देखिए लाइन बाय लाइन। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 1869 में और मृत्यु 1948 में हुई, पॉपुलरली नॉन एज यानी जाने जाते हैं बापू और द फादर ऑफ द नेशन, यानी कि हमारे बापू और भारत के राष्ट्रपिता के नाम से ये जाने जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी कि ये ना ही सिर्फ एक स्पिरिचुअल लीडर थे बल्कि राजनीति के साथ साथ आध्यात्मिक गुरु भी थे। राजनीति के साथ साथ ये क्या थे, आध्यात्मिक गुरु भी थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India, यानी कि इन्होंने अपने जीवन में सच्चाई और अहिंसा को एक मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। यानी आपको जब पता है कि ब्रिटिश के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे थे तो इन्होंने अहिंसा के मार्ग को ही अपनाया। इन्होंने हिंसा नहीं किया बल्कि अहिंसा के मार्ग को और सत्य के मार्ग को अपनाकर भारत को आज़ादी दिलाई। From 1915 till 1948 he completely dominated Indian politicians, यानी कि from 1915 से 1915 से 1948 तक ये भारत की क्रांति में यानी कि पॉलिटिक्स में मुख्य भूमिका निभाए थे। क्योंकि आपको पता है कि जब ये 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे तो तब से लेकर 1948 तक इन्होंने आंदोलन किया। और 1948 में जब इनकी डेथ हुई तब तक भारत को आज़ादी मिल चुकी थी। तो ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, यानी कि इनकी मृत्यु जो हुई वो 30 जनवरी 1948 को हुई। नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मारी थी और प्रार्थना सभा में उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, यानी कि इनकी जो ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि अपनी जीवनी जो खुद लिखे। यानी कि अगर आप हैं और आप अपने जीवन के बारे में खुद लिख रहे हैं कि मैं ये था, मैं ऐसे था, मेरे जीवन में ये घटना हुई, तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा। और यदि आप हैं और आपके जीवन के बारे में कोई और लिख रहा है, जैसे उनका नाम ये था, आपके बारे में कोई वर्णन कर रहा है कि आपका नाम ये था, आप ऐसे थे वैसे थे, तो वो कहलाएगा बायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में आपको अंतर समझना है। तो ये जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी थी, यानी कि इन्होंने खुद अपनी जीवनी इसमें लिखा था। और उन्हीं का एक पार्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। और इन्होंने इसके अलावा अलग अलग लेख भी लिखे हैं, जैसे कि यंग इंडिया इनकी एक फेमस लेख थी। इसके अलावा हरिजन, ये सब भी इन्होंने लिखा था। एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और बहुत सारे स्पीच जिसे आप भाषण कहते हैं अलग अलग ओकेजन पे यानी अलग अलग अवसर पे इन्होंने दिया है। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट आल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, यानी कि ये सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर ही नहीं, आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे, आध्यात्मिक सोच विचार रखने वाले ही नहीं थे, बल्कि एक ग्रेट लीडर थे, ग्रेट आइडियोमिक थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस लेख में ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये लेख है इसमें इन्होंने तुलना किया है। देखिए यहाँ साफ दिया हुआ है, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि इनके द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इस लेख में भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बारे में तुलना की गई है। यानी भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में क्या अंतर है, क्या समानता है, इनकी तुलना
तुलना की गई है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मॉरल बीइंग। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि ये जो पश्चिमी सभ्यता थी वो किस पे आधारित है, तो मटेरियलिज्म पे आधारित है, यानी कि वो सिर्फ वस्तुओं के निर्माण पे उससे डिपेंडेंट उसी पे आधारित है। लेकिन जो भारतीय सभ्यता है वो किस पे आधारित है, तो ये मातृभूमि पे आधारित है, ये सभ्यता पे आधारित है, संस्कृति पे आधारित है और मॉरल बीइंग यानी कि नैतिकता पे आधारित है ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो इसमें महात्मा गांधी ने तुलना की है भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से। चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन आ गया, अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली, यानी कि ऑरली आपको मौखिक रूप से इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, अब गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, यानी कि गांधी जी ने फार्मर्स के लिए बिहार में क्या किया। तो आपको पता है कि जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे तो 1917 में सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण में ही किया था। किसानों को जो नील की खेती करवाया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा उनसे आज़ादी दिलाने के लिए। तो आपको ये चीज़ें पता है और इसे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आप सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी सभ्यता और संस्कृति से क्या समझते हैं, क्या है ये सभ्यता और संस्कृति। चौथा नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू आवर हॉली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, यानी कि ये जो हम ह्यूमन वैल्यूज़ है हमारे जीवन में, मानव के जीवन में, उसका क्या महत्व है ये आपको उसके बारे में लिखना है। अब देखिए आ जाता है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। अब पार्ट है यहाँ पे जब भी आई का यूज होगा यानी कि मैं का यूज होगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। जहाँ भी मैं का यूज होगा वहाँ समझ लीजिए वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं यानी महात्मा गांधी के बारे में। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर है, आप तो भी लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइएगा, इसमें टिक सब लगाया हुआ है, मैं जब पढ़ती थी तब लगाती थी। तो देखिए इसमें क्या है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड, यानी कि मेरा मानना है कि भारत में विकसित सभ्यता को दुनिया में कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। इवॉल्व्ड यानी कि विकसित, तो भारत में जो सभ्यता जन्मी है इसे दुनिया में कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, यानी कि कोई भी नहीं जो हमारे एंसेस्टर्स हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए जो बीज हैं उनके बराबर कुछ भी नहीं हो सकता। यानी हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता संस्कृति हमारे देश को दे दी है इससे बढ़कर कोई भी नहीं हो सकता, कोई और वर्ल्ड का कोई भी कंट्री नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए रोम वेंट ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट द माइट ऑफ द फेरोज वाज ब्रोकन, यानी कि रोम जो थे रोम वेंट रोम चले गए, रोम ग्रीस जिसे आप कहते हैं वो ख़त्म हो गए, रोम दुनिया से मिट गया, ग्रीस का वही हाल हुआ, फिरौन के वर्ल्ड टूट गए यानी वाज ब्रोकन, यानी रोम चले गए और फिरौन जो है वो समाप्त हो गया। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, यानी कि जापान जो है वो वेस्टर्न सभ्यता को अपना लिया, उसने पश्चिमी देश जैसा वो बन गया और चीन का कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बट इंडिया इज़ स्टिल समहाउ और अदर, लेकिन इंडिया जो है वो अभी तक स्टिल है यानी स्थिर है अभी तक। साउंड एट द फाउंडेशन, यानी कि अपने फाउंडेशन पे जैसा वो कल था जैसा आज है उसी तरह से उसी नींव पर वो जमा हुआ है। उसके बाद है देखिए द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। इसमें कहा जा रहा है कि यूरोप के लोग जो हैं द पीपुल ऑफ यूरोप यानी यूरोप के लोग जो हैं वो ग्रीस या रोम के लेखन से सबक सीखें। ग्रीस और रोम ने जो लेख लिखा है उससे सबक सीखे यूरोप के लोग, क्योंकि आपको पता है कि उनसे जो सीखना है क्योंकि वो अपने महिमा में नहीं रहे हैं, यानी यूरोप ने ये जो ग्रीस है वो अपने ग्लोरी में यानी कि महिमा में नहीं रहे हैं, रोम पहले जैसा नहीं रहे, इसीलिए उन्होंने जो लेख लिखा है यूरोप को उनसे सीखना चाहिए कि अगर यूरोप भी नहीं सुधरे तो उनकी भी ग्लोरी एक दिन समाप्त हो जाएगी। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, यानी कि उनसे सीखने की कोशिश में, इन ट्राइंग टू लर्न from them the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome। उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपियन मान बैठे कि वो ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे, यानी कि जो गलती ग्रीस और रोम ने किया है उनसे वो बच जाएंगे, उनकी गलतियां अलग हैं। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, ऐसी दयनीय स्थिति है उनकी, यानी कि यूरोप की ऐसी दयनीय स्थिति है कि वो कहते हैं कि वो इन गलतियों से बच जाएंगे।
अब दूसरा नंबर पार्ट है, देखिए, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, यानी कि इन सब के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इंडिया जो है वो अभी तक अचल है और यही उसकी महिमा है। इन सब में भारत अभी तक अचल है, अभी तक स्थिर है। इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, यानी कि ये भारत के खिलाफ एक तरह से चार्ज कह सकते हैं या आरोप है कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो अशिक्षित होते हैं, अज्ञानी होते हैं और बेवकूफ़ होते हैं। अशिक्षित होते हैं, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, अज्ञानी एंड बेवकूफ़ होते हैं। दैट इज़ इट नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस दैम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, यानी कि ये किसी भी परिवर्तन को, किसी भी बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, किसी भी बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसीलिए भारतीय जो होते हैं वो अनसिविलाइज्ड होते हैं, ऐसा यानी कि यूरोपियन या अन्य देशों का कहना है। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, ये जो है ये हमारे जस्ट मेरिट के खिलाफ, हम कह सकते हैं कि ये हमारे मेरिट के खिलाफ है, ये हमारे जो व्यक्तित्व है, योग्यता है, उसके खिलाफ है। उसके बाद है, देखिए, व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि हम कह सकते हैं इसे, जिसने हमने अपने अनुभव से परखा है, अनुभव से जाना है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस से हमने गेन किया है, पर फिर भी कहा जा रहा है कि यहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं। वी डेयर नॉट चेंज, और हमें अलग होने की, यानी कि हमें बदलने की साहस नहीं करें तो यही अच्छा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जो पूर्वज हमें दे के गए हैं सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हम उसे नहीं बदले तो ही हमारे लिए अच्छा है। वी डेयर नॉट चेंज, मेनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी, यानी कि कईयों ने भारत को अपनी सलाह थोपी, कईयों ने भारत को अपनी सलाह दी कि आप ऐसे रहो, ऐसे करो, लेकिन हम लोग स्थिर रहे, यानी कि हम उनकी सलाह को नहीं माने। दिस इज हर ब्यूटी, और यही इसकी सुंदरता है, यही हमारे देश की सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी उम्मीद की मुख्य आधार है। तो इसमें साफ साफ कहा गया है सेकंड पैराग्राफ में कि हमें लोगों ने बदलने की कोशिश की, अन्य देशों ने बदलने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं बदलेंगे, हम जैसे थे हम वैसे ही रहेंगे। अब देखिए थर्ड नंबर है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि सभ्यता हमारा आचरण है, सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का पथ बताती है। कंडक्ट द पथ ऑफ ड्यूटी, यानी सभ्यता इंसान को कर्तव्य का पथ बताती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स, यानी कि ये जो कर्तव्यों का प्रदर्शन है और नैतिकता का पालन करना, ये परिवर्तनीय नियम कहा जा सकता है, चूँकि यहाँ पर कन्वर्टेबल है कि ये जो बदलते हैं, यानी परफॉर्मेंस और ऑब्जर्वेंस ये सब बदलने वाले चीज़ें हैं। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज़ टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, यानी कि नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पे स्वामित्व प्राप्त करना है। स्वामित्व प्राप्त करने का मतलब है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि पहले के ज़माने में क्या होते थे, राजा महाराजा किसी अन्य राजा को हरा देते थे, उसके बाद क्या करते थे, वो उन पर अधिकार कर लेते थे, यानी राजा तो वो उस स्थान का रहता था, लेकिन उस पर अधिकार जीते हुए राजा का चलता था, यानी कि वो जो हारा हुआ राजा था वो किसी के अधिकार में आ जाता था। तो इसीलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करना है, हमारे मन और जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करना है। सो डूइंग, इसीलिए सो डूइंग, ऐसा करने से वी नो आवर सेल्व्स, हम लोग ऐसा करने से अपने आप को जान पाएंगे, अपने आप को ऐसा करने से हमें अच्छा महसूस नहीं होगा, यानी कि खुद को हम जानते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी कि गुजराती में सभ्यता का समानार्थ अर्थ होता है अच्छा आचरण। गुजराती में जो है वो सभ्यता का समानार्थ अर्थ होता है अच्छा आचरण। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था पोरबंदर गुजरात में हुआ था, इसीलिए इन्होंने गुजराती लैंग्वेज में सिविलाइजेशन का मतलब बताया है गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छा आचरण। और ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी पूछा जाता है कि गुजराती में जो है सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो आप ध्यान में रखेंगे गुड कंडक्ट।
अब चलिए 4th नंबर पे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है इफ़ दिस डिफिनेशन वी करेक्ट, अगर ये जो परिभाषा है ये सही है, डिफिनेशन मीन्स परिभाषा, अगर ये परिभाषा सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी, यानी कि अगर ये परिभाषा सही है तो भारत जैसा कि इतने सारे लेख, भारत सो मेनी राइटर्स यानी कि इतने सारे लेख से पता चलता है कि किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है, किसी और से हमारे देश को सीखने की आवश्यकता नहीं है। हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी, और जैसा यह होना चाहिए वैसा हमारा देश है और हमें किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 5th नंबर में क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है बी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी कि हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे आएगा, आप ध्यान में रखेंगे। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी कि ये जितना पाता है वो उतना अधिक ही चाहता है। इंसान को जितना मिलता है उसे अधिक ही ये चाहने लगता है कि हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और हमेशा असंतुष्ट रहता है, यानी कि ये इसे संतुष्टि नहीं मिलती है, हमेशा असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन द मोर अनब्रिडल्ड, यानी कि द मोर यानी कि जितना अधिक हम अपनी भावनाओं में लिप्त होंगे, जितना अधिक हम अपने भावनाओं में लिप्त होंगे, अपने बारे में सोचेंगे, उतना ही हम इसे कह सकते हैं कि ये बेलगाम होते जाएगा, यानी कि जितना हम इसके बारे में सोचेंगे उतना ये बेलगाम होते जाएगा। दे बिकम आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज हैं, इसीलिए हमारे पूर्वज ने क्या किया है कि सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी कि स्वदेशी, इंटेलिजेंस का मतलब होता है स्वदेशी, यानी कि हमारे पूर्वज ने इसीलिए एक लिमिट बना दी है, स्वदेशी भावना की एक लिमिट बना दी है। और इसके अलावा दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, यानी कि उन्होंने जब देखा कि हमारी खुशी हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है तो उन्होंने हमारे भोग विलास के जीवन की एक सीमा निर्धारित कर दी कि हम इतना ही कुछ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें ना आनंद चाहिए ना खुशी चाहिए, बल्कि हम इतने में ही खुश हैं, हमारी मेंटल कंडीशन जो है मानसिक स्थिति इतनी में ही अच्छी रहेगी। अब देखिए 6 नंबर आता है मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी अमीर है तो वो खुश है और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर, और यदि गरीब है तो वो दुखी है। ऐसा निश्चित नहीं है कि एक आदमी जब अमीर है तभी वो खुश है और गरीब है तब वो दुखी है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, यानी कि जो अमीर लोग हैं वो प्रायः ही दुखी देखे गए, अनहैप्पी देखे गए हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और जो गरीब लोग हैं वो खुश देखे गए हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, यानी कि लाखों की संख्या में हमेशा गरीब रहेंगे लोग, लाखों की संख्या में हमेशा गरीब रहेंगे। जैसा कि आप देखते होंगे कि अमीर गरीब तो बना लगा ही रहता है, कहीं पे लाखों की संख्या में लोग अमीर हैं तो लाखों की संख्या में गरीब हैं, और ऐसा निश्चित नहीं है कि वो अमीर है तभी खुश है। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिजूडेड, डिजूडेड का मतलब होता है रोकना, यानी कि ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना या परीक्षण करना, जैसे आपने साइंस की भाषा में भी ऑब्जर्व पढ़ा होगा। तो ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिजूडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स, जो हमारे पूर्वज हैं वे हमें विलासिता और आनंद से रोक के रखे हैं, यानी विलासिता भरी जो जीवन होती है लग्जरियस लाइफ उनसे रोक के रखे हैं। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ फ्लो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि हमें हजारों साल से उसी तरह के हल के साथ काम करना चाहिए। ऐसा उनका कहना है कि जैसा हम हजारों साल से जिस हल के साथ, जिस खेती बाड़ी के साथ, जैसे आपको पता है कि जो भारतीय लोग होते हैं वो मेनली किसान, अब तो बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन जिस समय महात्मा गांधी ने लिखा मेनली यहाँ के लोग किसान होते थे। तो उनका कहना है कि जो हजारों साल से हम जिस प्लॉ का यूज कर रहे हैं, हम जिस हल का यूज कर रहे हैं, हमें आज भी वही करना चाहिए, यानी कि हम उसी तरह का आज भी काम करें, उसी तरह का अगर मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ फ्लो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, यानी कि हमें अभी भी उसी तरह से काम को आगे चलाते रहना चाहिए। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और जिस तरह की कपास हम वर्षों से उगा रहे थे उसी तरह से हमें अभी भी उगाना चाहिए। और हमारी जो स्वदेशी शिक्षा इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, हमारी स्वदेशी
इसी शिक्षा पहले की तरह ही होनी चाहिए, यानी कि पहले की तरह ही है, सब कुछ जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ फॉरवर्डिंग कंपटीशन। लाइफ फॉरवर्डिंग का मतलब होता है जीवन भ्रष्ट, यानी कि जीवन का नष्ट। तो वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ फॉरवर्डिंग कंपटीशन, यानी कि हमारे जो पास है जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिता की कोई प्रणाली नहीं है। जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिता का मतलब कि ये जो कंपटीशन एक तरह से हो रहा है, जो कि हमें आगे बढ़ना, हमें आगे बढ़ना, इसमें जो हम अपने सभ्यता संस्कृति को, अपने कंडीशन को नष्ट कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना है। इसी हमारे जीवन में कोई प्रणाली नहीं है। इट इज़ नॉट, हाँ, ऐसी कोई प्रणाली नहीं है। उसके बाद देखिए, इच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और मेड एंड चार्ज्ड ए रेगुलर वेज, यानी कि ऐसा मानना है कि हमारे जो लोग हैं, यानी कि हमारी जो अपनी पेशा है, हम इसी में खुश हैं, हम अपने अपने व्यापार व्यवसाय में लगे हैं और एक निर्धारित मजदूरी ले रहे हैं। निर्धारित मजदूरी का मतलब हम जितना काम करते हैं उसके बदले हमें उतनी चीज़ें मिल रही हैं। यही पहले तो वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में आपने जाना होगा कि वस्तु के बदले पैसे नहीं बल्कि वस्तु ही दिए जाते थे, यानी हम किसी को कुछ दे रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो उसके बदले वो सामान दे देते थे, कुछ कुछ खाने की, पीने की, अन्य भी ज़रूरत की सामान। तो इनका कहना है कि हम जैसे अपनी मजदूरी कर रहे हैं, हम इसी पैसे में खुश हैं और हमें इनके बदले चार्ज मिल रहा है। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा नहीं है कि हमें मशीनरी का आविष्कार करना नहीं आता है या उनका आविष्कार करने का सही तरीका नहीं है। बट आवर फोर फादर्स का मतलब भी एंसेस्टर यानी पूर्वज होता है, लेकिन हमारे फोर फादर्स, हमारे पूर्वज ये जानते थे। देखिए न्यू है, V2 का यूज हुआ है। इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर हमारा जो मस्तिष्क है, बल्कि हमारा जो दिमाग है, हमारे पूर्वजों को ये पता था कि अगर हम ऐसी चीज़ों में अपना दिल लगाते हैं, अगर हम ऐसी चीज़ों में अपना दिल लगाते हैं, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लॉस आवर मोरल फाइबर। तो हम क्या करेंगे कि हम बिकम स्लेव्स मीन्स होता है गुलाम, यानी कि हम अगर ऐसी चीज़ों में अपना दिल लगाएंगे तो हम उस चीज़ों के गुलाम बन जाएंगे, दास बन जाएंगे और अपना चरित्र खो देंगे, यानी हमारी जो कैरेक्टर है, हमारी जो मॉरल फाइबर है, नैतिकता है, वो हम खो देंगे। देयरफॉर इसीलिए उन्होंने इसीलिए क्या किया कि ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड, यानी विचार विमर्श करके ये डिसाइड किया, ये निश्चित किया दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट्स, हमें वही करना चाहिए जो हम अपने पैर, हाथ, यानी कि कह सकते हैं कि हम अपने बल के आधार पर कर सकते हैं। दे शो दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, यानी कि उन्होंने देखा कि हमारा जो वास्तविक खुशी और विकास है, कह सकते हैं वास्तविक डेवलपमेंट है, वास्तविक खुशी है, वास्तविक स्वास्थ्य जो है वो हमारे हाथ और पैर के यूज करने में ही है। यानी कि जब हम हाथ और पैरों से कोई काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हमें इस चीज़ की खुशी भी मिलती है। उसके बाद देखिए, आपने 10th में एक कहानी पढ़ा होगा जिसमें कि बताया गया है कि एक मज़दूर रहता है, वो खेती करता है जिस तरह से, तो हट्टा कट्टा होता है और वो बस इतना में ही खुश रहता है कि उसे बस 1.5 रोटी मिलती थी खाने को, जिसमें कि वो आधा आधा अपने बैलों को खिला देता था और एक में खुद खा लेता था। तो बस यही चीज़ यहाँ भी है, महात्मा गांधी यही कह रहे हैं कि हम अपने हाथ और पैर का उपयोग करके ही खुश रह सकते हैं, ऐसा ही कहा गया है। अब देखिए 7th नंबर पार्ट है, दे फर्दर रीजन्ड दैट लार्ज सिटीज़ वेर ए स्नेयर and a useless encumbrance and that people would not be happy in them। इनके कहने का मतलब है कि जो इनकम्ब्रेंस का मतलब होता है भार यानी कि तुलना आप कह सकते हैं, भार वजन कह सकते हैं। तो इनका कहना है कि उन्होंने आगे ये तर्क दिया, फर्दर रीजन, उन्होंने आगे ये तर्क दिया कि लार्ज सिटीज़ वेर ए स्नेयर, यानी कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वो प्रलोभन का एक जाल है। स्नेयर यानी कि एक जाल है, प्रलोभन का एक जाल है, यूजलेस इनकम्ब्रेंस यानी कि और एक यूजलेस कह सकते हैं बिना काम का एक बोझ है, एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और लोग इस जाल में, इस बोझ में खुश नहीं रह पाएंगे। ऐसा उनका कहना है कि बड़े बड़े शहरों में लोग खुश नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो एक प्रलोभन का जाल है।
दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स एंड रॉबर्स। वहाँ क्या होते हैं कि थिप्स यानी चोरों और रॉबर्स यानी डाकुओं का गैंग होता है, चोरों और लुटेरों का गिरोह होगा। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है वैश्यागिरी, प्रोस्टिट्यूशन वैश्यावृत्ति, और वाइस फ्लोरिशिंग यानी कि बुराइयों, इन सब का। इन दैम एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड इन बाय रिच मैन, यानी कि इन सब का जो होता है वहाँ पे एक गिरोह होता है जिसमें कि रॉबर्स होते हैं, थिप्स होते हैं, वैश्यावृत्ति होती है, बुरे काम होते हैं, और इन सब में जो है हमारे लोग फूल फल नहीं सकते, यानी हमारे लोग खुश नहीं रह सकते, और जो गरीब लोग हैं उन्हें अमीर लोग द्वारा लूट लिया जाएगा, अमीर लोग द्वारा उन्हें लूट लिया जाएगा। दे वेर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, इसीलिए वे लोग अपने छोटे से गांव में ही संतुष्ट थे। तो महात्मा गांधी का कहना है कि बड़े शहरों में हमारे लोग खुश नहीं रह पाएंगे, हम जब भी खुश रहेंगे तो अपने ही गाँव में खुश रह सकते हैं। उसके बाद देखिए 8 नंबर पार्ट है कि दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेर इन्फेरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स एंड दे, यानी कि उनका कहना है कि राजा और उनकी जो तलवार होती है, राजा और उनकी जो तलवार है, एंड देयर स्वॉर्ड्स वेर इन्फेरियर टू द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स एंड दे, यानी कि उनकी जो तलवार है वो नैतिकता की तलवार के सामने में बेकार है, नैतिकता की तलवार के सामने में बेकार है। देयरफॉर हेल्ड टू सॉवरेन ऑफ अर्थ टू बी इन्फेरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स, और इसीलिए उन्होंने धरती के राजा को, यानी हमारे धरती पे जो राजा हैं उन्हें ऋषियों और फकीरों से नीचे समझा। चूँकि आपको पता है कि प्राचीन काल में अभी भी कहा जाता है कि हमारा जो राजा है, हमारे जो सबसे बड़े हैं वो हमारे भगवान हैं, तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि धरती के राजा, यानी धरती पे जो राजा हैं उनका जो तलवार है वो बेकार है नैतिकता के सामने, और इसीलिए उन्होंने ऋषियों और फकीरों से राजाओं को नीचे समझा है, यानी कि ऋषि और फकीर से राजा नीचे हैं। अ नेशन, एक राष्ट्र, हेल्ड द सॉवरेंस ऑफ द अर्थ टू बी इन्फेरियर टू द, ये तो हो गया। अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक ऐसा राष्ट्र जहाँ की ऐसा संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, आपको पता है हमारे देश का एक संविधान है जहाँ विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए। तो यहाँ कहा गया है नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर्स दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, यानी कि एक ऐसा संविधान है, एक ऐसा संविधान वाला राष्ट्र है हमारा जो कि दूसरों से सीखने और सिखाने में सक्षम हो, यानी ये दूसरों को सिखाता भी है और सीखता भी है, ऐसा संविधान वाला हमारा राष्ट्र है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, यानी कि हमारे राष्ट्र में, नेशन में, इस देश में अदालत भी हैं, वकील भी हैं और डॉक्टर भी हैं, कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। बट दे वेयर ऑल विद इन बॉन्ड्स, लेकिन वे सभी एक बंधन में बंधे, एक सीमा के भीतर हैं। एवरीबडी नो दैट देयर प्रोफेशंस वेर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, सभी लोग जानते हैं कि उनका जो प्रोफेशन है, उनका जो पेशा है, व्यवसाय है, वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है उनका प्रोफेशन। मोर ओवर दिस वकील्स एंड वेद्स डिड नॉट रॉब पीपुल, लेकिन जो उनका प्रोफेशन है, वो जो वकील हैं, वो डॉक्टर हैं, वो क्या करते हैं, वो लोगों को लूटते नहीं हैं, यानी कि वो देश सेवा करते हैं लेकिन लोगों को लूटते नहीं हैं। दे वेर कंसिडरेटेड पीपुल्स डिपेंडेंट्स, वे लोग जो हैं लोगों पे ही निर्भर रहते हैं। नॉट देयर मास्टर्स, यानी कि अपनी जो मास्टर्स, अपनी जो क्षमता है, अपना जो स्वामित्व कर लेते हैं, इन पे वो डिपेंड नहीं होते हैं, वो खुद पे यानी कि लोगों पे डिपेंड होते हैं और की सेवा करते हैं, वो इन्हें लूटते नहीं है। अब तो ऐसा नहीं है, ज़माना काफ़ी बदल चुका है, अब तो सब जगह बहुत ज़्यादा ही कुछ अंतर आ चुका है, तो आप तो अपने आसपास देखते ही होंगे। लेकिन उन समय में महात्मा गांधी कह रहे हैं कि वो लोगों को लूटते नहीं थे बल्कि लोगों पे ही डिपेंड करते थे। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, यानी कि जस्टिस जो था वो निष्पक्ष था, न्याय जो था निष्पक्ष था, न्याय संगत था। जैसा कि आपने पढ़ा होगा या फिर निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष अदालत में कहा जाता होगा कि निष्पक्ष दिया जाता है, किसी को वरी कर देते हैं तो किसी को, यानी कि ये जो बहस हुई ये निष्पक्ष हुई, इसी प्रकार निष्पक्ष चुनाव हुआ। तो यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, यानी कि हमारा जो जस्टिस था, न्याय था, वो निष्पक्ष था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, यानी कि जो ऑर्डिनरी रूल थे, नियम जो अदालत से
जो अच्छे नहीं थे उन्हें साधारण नियम जिसे कह सकते हैं, तो वो लोगों को अदालत से बचने के लिए था, ऑर्डिनरी रूल सब, इससे ज़्यादा नहीं था। देयर वर नो टाउट्स टू ल्यूर, यानी कि देयर वर नो टाउट्स टू ल्यूर। टाउट्स का मतलब होता है दलाल और ल्यूर का मतलब होता है ललचाना। तो यहाँ कहा जा रहा है देयर वर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपुल इनटू देम, यानी कि इसमें कुछ भी लोगों को लुभाने के लिए कोई भी व्यवसाय नहीं था, लोगों को दिग्भ्रमित करने, यानी अभी जो दलाली सब टाइप की चीज़ें चलती हैं उस समय नहीं था। तो दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली, ये जो इविल है, ये जो बुराई है, ये सिर्फ राजधानियों और उनके आसपास में ही देखी जाती है। यहाँ पे चूँकि साफ साफ दिया हुआ है कि दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, यानी बड़े बड़े जो शहर थे, बड़े बड़े जो राजधानियाँ थी उनके आसपास ही देखी जाती थी। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, जो सामान्य लोग थे, जो कॉमन पीपुल थे, कॉमन पीपुल क्या करते थे कि वो इंडिपेंडेंट थे, यानी वो स्वतंत्र थे और किसे फॉलो करते थे, किस पे निर्भर थे, तो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन यानी कि कृषि के पेशे पे निर्भर थे। वो आराम से अपना जीवन जिंदगी जी रहे थे। द इंजॉयड द ट्रू होम रूल, वे ट्रू होम रूल का इंजॉय कर रहे थे, यानी कि जो सच्ची वास्तविकता, आनंद जिसे कह सकते हैं घर की ज़िंदगी में, उसे वे लोग एंजॉय कर रहे थे, उसे मना रहे थे। इसमें एक क्वेश्चन भी आएगा, आप आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी रहेगा एक्सप्लेन करने के लिए कि द एंजॉयड ट्रू होम रूल, इसको एक्सप्लेन करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगी, बाद में करवा दूंगी वो भी। उसके बाद देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। आपने इनके पहले इतना जो मैं अभी पढ़ाई क्या पढ़ा, तो उसके आधार पर ही इसे कहा जा रहा है कि आपको इसका आंसर देना है, इसे फिल इन द ब्लैंक्स करना। इंडियाज़ ग्लोरी इज दैट इट, उसके बाद क्या आएगा, तो ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे अगर आपके पास बुक होगा तो। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स तो पूछा नहीं जाता है, पर इसका यूज आप समरी में कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव तौर पे कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर में भी। उसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इसमें क्या आता है कि हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, ये जो भारतीय सभ्यता है ये यूरोपियन सिविलाइजेशन से किस प्रकार भिन्न है, ये कहने के ये कहा जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद है व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, यानी कि महात्मा गांधी इसमें कह रहे हैं कि कैसे माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड क्यों एक बेचैन पक्षी है। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, क्या सच में हमारा जो मस्तिष्क है वो रेस्टलेस है। व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिजूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, यानी कि क्यों हमारे एंसेस्टर ने डिजूडेड का मतलब मैं आपको अभी बताई थी कि क्यों हमारे एंसेस्टर्स ने हमें रोका है, किससे, तो लग्जरी एंड प्लेजर्स, यानी कि लग्जरीज लाइफ, भोग विलासिता के जीवन से और आनंद के जीवन से। डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन्होंने ऐसा सही किया है। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है व्हाई अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार क्यों हैव वी स्टक विद द सेम काइंड ऑफ फ्लो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स, यानी कि हम जो सालों से जिस हल का उपयोग करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं। ऐसा महात्मा गांधी ने क्यों कहा। शुड बी डू द सेम थिंग इवन टुडे, क्या अभी भी आज भी हमें इन्हीं चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि सिमिलरली यही चीज़ करते आते रहना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज़, हमारे जो एंसेस्टर्स की व्यू थे, हमारे जो एंसेस्टर्स के सोच थे, उनका कहना था लार्ज सिटीज़ के बारे में, बड़े बड़े शहरों के बारे में क्या कहना था उनका। वाई वर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, वो छोटे से गाँव में क्यों संतुष्ट हैं, ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है। उसके बाद देखिए हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, हमारे एंसेस्टर्स ने क्यों कैसे एंजॉय किया ट्रू होम रूल को, यानी कि वास्तविक जो होम रूल थे, घर में रहने वाले जीवन, उसे किस तरह से इन्होंने एंजॉय किया। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, आप अपने माइंड में सोच सकते हैं इसका आंसर, बाकी मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगी। तो अब चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए 9th नंबर में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, यानी कि भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा वर्णित है। महात्मा गांधी यहाँ कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता का जैसे मैंने वर्णन किया है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वॉटरीज इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जैसा वर्णन मैंने किया है इसके तरफदार द्वारा इसी तरह वर्णित किया गया, यानी मैं कह सकती हूँ कि इनके जो वॉटरीज है, वॉटर्स का मतलब होता है इनके तरफदार, तो इनके तरफदार द्वारा भी इसी तरह का वर्णन किया गया है जैसा मैंने इसका वर्णन किया है। अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड
परफेक्शन, और इनके जैसे कि किया गया है तो उनकी तरह दुनिया के किसी भी हिस्से में और कोई भी सभ्यता का इस प्रकार से वर्णन नहीं किया गया, यानी ये परफेक्ट है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट द मॉरल बीइंग, यानी कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन हम कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है, द टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट द मॉरल बीइंग, यानी कि ये अत्यधिक एलिवेट है। अत्यधिक मॉरल बीइंग का मतलब हो गया कि अत्यधिक नैतिकता के स्तर को ये बढ़ाती है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, और जो ये दूसरा जो है ये पश्चिमी सभ्यता, ये क्या करती है कि ये अनैतिकता जिसे आप कहते हैं, तो ये अनैतिकता का प्रचार प्रसार करती है, यानी भारतीय सभ्यता नैतिकता का और पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता का प्रचार प्रसार करती है। अब देखिए द लेटर इज़ गॉडलेस, लेटर का मतलब बाद वाला, यहाँ आपको दो टॉपिक दिख रहा होगा, यानी दो लाइन दिख रहा होगा, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, और दूसरा दिख रहा है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो इसमें कह रहा है लेटर जो बाद वाला है, यानी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो गॉडलेस है, यानी वो भगवान को नहीं मानता। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, और जो पहले वाला है ये क्या करता है कि ये भगवान को मानता है, यानी कि ये भगवान का, ईश्वर में ये विश्वास रखता है। उसके बाद देखिए सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बेहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। इसमें कहा जा रहा है कि जैसा कि आपने भी देखा कि बहुत ही लोगों ने थोपने की कोशिश की हमारे देश को परिवर्तन करने की, लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब यहाँ यही कहा जा रहा है कि बहुत ही विश्वास करने योग्य या भारत से प्यार करने योग्य जो लोग हैं उनका कर्तव्य है, जैसे इंडिया टू क्लिंग टू द, तो उनका कर्तव्य है कि जिस तरह से भारत की पुरानी सभ्यता से लोग चिपके हुए हैं, यानी कि भारत की जो पुरानी सभ्यता है जिस तरह से लोग उससे चिपके हुए हैं उसी तरह से चिपके रहें जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपका रहता है। तो इसमें यहाँ साफ साफ है कि यानी हमें अपने प्राचीन सभ्यता को ही अपनाए रखना चाहिए। उसके बाद देखिए 10th नंबर है आई एम नो हैटर, टी है यहाँ, आई एम नो हैटर ऑफ द वेस्टर्न, आई एम थैंकफुल टू द वेस्टर्न फॉर मेनी अ थिंग, यानी कि मैं वेस्टर्न सभ्यता से, पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करता हूँ, उसका निंदा नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्टर्न फॉर मेनी अ थिंग, और मैं थैंकफुल करता हूँ, यानी कि मैं धन्यवाद करता हूँ उनका क्योंकि उन्होंने मैनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, यानी कि वेस्टर्न जो लिटरेचर है, वेस्टर्न साहित्य है, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, ऐसे महात्मा गांधी का कहना है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ़ आई वांट, यानी कि ये थैंकफुल कर रहे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन की जो आधुनिक सभ्यता है, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन ने इन्हें टीच किया यानी पढ़ाया दैट इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाईएस्ट, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि अगर मैं भारत को चाहता हूँ कि फुलेस्ट यानी कि सबसे ऊंचाई की चोटी पे भारत को पहुँचाना चाहता हूँ, सबसे शीर्ष पे पहुँचाना चाहता हूँ, तो आई मस्ट टेल माई कंट्रियन फ्रैंकली दैट, मुझे अपनी कंट्री के जो लोग हैं कंट्रीमैन उनसे फ्रैंक की ये बात करनी होगी कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि सालों सालों के अनुभव से ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन के जो मैंने सालों सालों अनुभव लिया उससे मैं ये कह सकता हूँ कि आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने इससे एक लेसन सीखा, यानी कि एक सबक कहिए, एक पाठ सीखा है। एंड दैट इज़ दैट वी मस्ट सन इट ऑल द कॉस्ट, यानी कि दैट इज दैट आप कह सकते हैं सीधे तौर पे, एकदम सीधे तौर पे ये किसी भी कॉस्ट पे हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन को नहीं अपनाना चाहिए। ऐसा महात्मा गांधी का कहना है कि अगर हमें अपने देश को ऊंचाई तक ले जाना है तो हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन को किसी भी कीमत पर, ऑल कॉस्ट यानी किसी भी कीमत पर अपनाना नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए 11th नंबर में क्या है, इसमें है व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि आधुनिक सभ्यता है क्या, क्या है यह मॉडर्न सिविलाइजेशन। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यानी कि ये सिर्फ संसाधना की पूजा, यानी संसाधन जिसे कह सकते हैं कि सिर्फ सामग्री की यानी संसाधन की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यानी कि ये जो है हमारे अंदर की जो भाव शून्यता, यानी किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं, कुछ नहीं, बस अपना आगे बढ़ना है, अपना काम करना है,
इसकी पूजा है, ये सिर्फ उसी को पूजता है। इट इज़ अनअडल्ट्रेटेड मैटेरियलिज्म, ये जो है वही भौतिकवाद है, एकदम भौतिकवाद जो कि नैतिकता जिसमें बिल्कुल भी ना हो। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग, और मॉडर्न सभ्यता जो है ये कुछ भी नहीं है। इफ़ इट डज़ नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, यानी कि भौतिक सभ्यता जो है, मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता, ये कुछ भी नहीं है अगर वो भौतिक सभ्यता की जीत के हर चरण के बारे में नहीं सोचती। आप कह सकते हैं कि जैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन या भौतिक सभ्यता जिस प्रकार से जीत रही है, तो उस तरह से किसी भी बारे में वो नहीं सोचती है, ऐसी है मॉडर्न सिविलाइजेशन। यानी ये तो ना तो नैतिकता के बारे में सोचती है, ना और ही लोगों के हित में कुछ सोचती है। अब देखिए 12 नंबर है, इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, यह शायद अनावश्यक है। अननेसेसरी यानी कि यह शायद अनावश्यक है। इफ़ नॉट यूजलेस, अगर नहीं तो ये बेकार है, या तो अनावश्यक है या तो बेकार है। टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, यानी कि दोनों सभ्यताओं की जब तुलना की है तो उसमें पता चला कि या तो अनावश्यक है या तो ये बेकार है। इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। इसका कहने का मतलब है कि ये ऐसा चीज़ है, दोनों की सभ्यता की अपनी अपनी गुण है। जैसे कि कहते हैं कि यह प्रतीत होता है इससे कि पश्चिम में एक ऐसी सभ्यता विकसित हुई है, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, इवॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट, यानी कि पश्चिम में एक ऐसी सभ्यता का विकास होता है जो कि वहाँ की परिस्थिति और जलवायु से, यानी कह सकते हैं जलवायु और परिवेश से जो है वो अनुकूल है। वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ के जो परिवेश है, उसके अनुसार वो अनुकूल है पश्चिमी सभ्यता। एंड सिमिलरली, और उसी तरह वी हैव ए सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशंस, यानी कि हमारे यहाँ जो सभ्यता है ये किसे सूट कर रही है, तो यहाँ के कंडीशंस की, यहाँ की परिस्थिति की। यहाँ के लोगों की हालत तो आपको पता है कि उतनी ज़्यादा विकसित नहीं, यहाँ के लोग नॉर्मली गरीब किसान होते हैं, नहीं तो कुछ कुछ अपना रोजगार करते हैं। तो यहाँ की जो सभ्यता यहाँ के लोगों से संबंधित है, और वहाँ की जो सभ्यता वो वहाँ के जलवायु और वहाँ के क्लाइमेट से संबंधित है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्पेयर्स, यानी कि और ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में रिस्पेक्टिव है। अब देखिए 30 नंबर है, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि आधुनिक सभ्यता में विशेष अंतर मानवीय इच्छाओं की एक बहुगुणता है, कह सकते हैं आप। कैरेक्टरिस्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी मानव जो चाहता है उसकी बहुगुणता है, उसकी बहुत सारी गुण है, इसमें अलग अलग। द characteristic of ancient civilization is an imperative रिस्ट्रक्शन अपॉन, यानी कि कह सकते हैं प्राचीन सभ्यता की विशेषता जो है ये इन प्रतिबंधों पे नहीं, रिस्ट्रिक्शन यानी कि इन प्रतिबंधों पर एक प्रतिबंध जैसा लगाती है। एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट्स, यानी कि वे जो चाहते हैं उसके खिलाफ एक प्रतिबंध है, उसके अनुसार एक विनिमय है, ये कह सकते हैं विनियमन है, एक प्रतिबंध है जो कि वे लोग चाहते हैं। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिसिबलनेस, यानी कि जो मॉडर्न है, आधुनिक है या पश्चिमी है, अस्थिरता, इनसेटिबलेंस जो है ये अस्थिरता है, अराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी, यानी कि आप कह सकते हैं कि उत्पत्ति वास्तव में उस समय उत्पन्न होती है जब भविष्य में भी रहने की चाहत हो। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि फ्यूचर स्टेट, जबकि जब हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि हम भविष्य में भी रहेंगे, ये निश्चित है, तभी ये उत्पत्ति का जन्म होता है। और इसमें कहा जा सकता है कि द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेज फ्रॉम ए बिलीफ, यानी कि जो बिलीफ थी, विश्वास पे उत्पन्न होता है कि देवलोक भी की भी चाहत हो लोगों को, जैसे कि लोक और परलोक दोनों की लालसा हो, लोग को दिन में भी चाहता हो, दुनिया भी चाहता हो। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो पहले की सिविलाइजेशन थी वो इस पर डिपेंड करता था कि हाँ लोग भगवान की पूजा करना है, विश्वास करना है, होम रूल में खुश रहना है। लेकिन अभी की जो सभ्यता है, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंसेस ऑफ डिवाइन पावर, यानी कि अभी के लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि आगे बढ़ने की होड़ में, यानी कि भविष्य की चिंता को छोड़ के खुद को परलोक की चिंता में लीन कर लेता है, यानी कि भविष्य की कोई चिंता नहीं है, क्या कि ये संसाधन रहेंगे नहीं रहेंगे, इस सभ्यता का क्या असर पड़ेगा, तो इन सबको छोड़ के बस आगे बढ़ने पे अपनी मर्जी में ही लीन रहते हैं, ऐसा कहा गया है इसके 13 नंबर पार्ट्स में।
उसके बाद देखिए 14 में क्या है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडिंग टू रेसिस्ट, यानी कि आधुनिक जो आविष्कार हुए हैं, आधुनिक आविष्कार जो हुए हैं वो कुछ समय के लिए शानदार परिणाम दिए हैं, जैसे कि लाजवाब कर दिया है, कि इतना शानदार परिणाम दिया है कुछ समय के लिए, यहाँ पे साफ जैसे दिया हुआ मैडिंग टू रेसिस्ट, यानी कि लाजवाब एकदम रहा है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन, यानी कि मेरे पास ऐसा उनका कहना है कि बट आई हैव नो मैनर, यानी कि मुझे ऐसा कोई संदेह नहीं है, मुझे ऐसा संदेह नहीं है कि जो विक्ट्री ऑफ मैन जो होता है, मानव की जो संघर्ष है, मानव की जीत है, वो संघर्ष पे डिपेंड करता है। ऐसा उनका कहना है कि आदमी की जीत संघर्ष में होती है, आदमी की जो जीत है वो संघर्ष में होती है। दैट रेसिस्टेंसेज वी आर इन डेंजर ऑफ बैटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें हम अस्थाई जीत का ये सौदा क्षण भर के आनंद के लिए कर लेते हैं। जैसे कि हमें अस्थाई तो कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन क्षण भर के लिए जो मिल लेता है उसके लिए हम अस्थाई जीवन का सौदा कर लेते हैं, यानी अस्थाई हित का, अस्थाई जीत का सौदा कर लेते हैं, और उसी के लिए हम हमेशा जोखिम उठाते रहते हैं। क्षणिक, जिसे क्षण भंगुर कहते हैं ना, क्षणिक खुशी के लिए ही जीवन भर की खुशी को हम छोड़ देते हैं और उसी में आनंद उठाते रहते हैं। अब देखिए 15 नंबर है, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, यानी कि जो जिस तरह पश्चिम ने अद्भुत वस्तुओं की खोज की है, जैसे कि पश्चिम ने बहुत सारे चीज़ों की खोज की, आपने भी इन्वेंशन पढ़ा होगा तो उसमें ज़्यादातर डिस्कवरीज आपको वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ही मिलती होगी। सिमिलरली हिंदुइज्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल, यानी कि जिस तरह से पश्चिमियों ने बहुत सारी वस्तुओं की, अद्भुत वस्तुओं की खोज की है, ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म ने भी, हिंदू धर्म यानी कि हमारे देश के धर्म ने भी किस चीज़ की खोज की है, तो धर्म की, आध्यात्मिकता की और अंतरात्मा के क्षेत्र में बहुत सारे खोज किए हैं, जैसे रिलीजियन, स्पिरिट ऑफ सॉल, इन सब के क्षेत्र में बहुत सारे खोज किए हैं। अब देखिए 16 नंबर है, व्हाट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन जो है हमारा ध्यान इतने उत्तम खोजों पे है ही नहीं, यानी जो फाइन डिस्कवरीज है इस पर हमारा ध्यान नहीं है। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, यानी कि हम लोग जो हैं पश्चिमी विज्ञान जो सांसारिक वस्तु में प्रगति कर रही है, जो चकाचौंध कर रही है, हमारा ध्यान सिर्फ उसी पर है, हमारा ध्यान सिर्फ साइंस पर है। आई एम नॉट इन ए मॉड ऑफ दैट प्रोग्रेस, यानी कि मैं जो हूँ ऐसी प्रगति से बिल्कुल भी मोहित नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी प्रगति से। इनफैक्ट यानी कि वास्तव में इट ऑलमोस्ट सिम्स ए तो गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया, यानी कि इसमें साफ साफ कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है वास्तव में कि जैसे कि भगवान ने अपने ज्ञान से भारत को प्रगति दी है, अपने ज्ञान से भारत को प्रगति दी है, अपने ज्ञान से प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स है, यानी कि अपनी ही पंक्ति से खड़ा किया है, सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म। इसीलिए हमें क्या करना है कि रोक दिया है उन सब चीज़ों से, भौतिकवाद के बढ़ते कदम का हमें इसीलिए विरोध करना है और अपने विशेष मिशन जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसी को हमें पूरा करना है, हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे ध्यान नहीं देना है। उसके बाद देखिए है 17 नंबर, आफ्टर ऑल, यानी कि आखिरकार, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ कीप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, यानी कि हिंदुत्व में कुछ ऐसा है जो अभी तक उसे जीवित रखे हो, जैसे अन्य धर्म मिट गया ऐसा इनका कहना है, तो हिंदुत्व में, हिंदुइज्म में ऐसा कुछ है जो अभी तक इसको जीवित रखे हुए हैं, भारतीय सभ्यता को। इट हैज़ विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनिया, सीरियन, पर्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन, यानी कि यह जो है बेबीलोनिया, सीरियन, फारसी और मिस्र की सभ्यताओं के पतन का, एक तरह से कह सकते हैं आप, पतन का साक्षी बना हुआ है। जैसा कि आपने देखा कि मिस्र, बेबीलोन, पर्सिया ये सब मिट गए, लेकिन भारत जो है ये अभी तक जीवित है। कास्ट ए लुक अराउंड यू, जैसा कि अपने चारों तरफ एक नज़र अगर आप डालते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं, वेयर इज़ रोम एंड वेयर इज़ ग्रीस, तो रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबन, क्या आप खोज सकते हैं अभी कहीं आसपास इटली और गिबन जो क्षेत्र थे उनको, और रादर द एंशियंट रोम फॉर रोम वाज इटली, और जो प्राचीन रोम थे जो इटली में हुआ करता था, कहीं पे भी आप उसे क्या ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं, नहीं खोज सकते, क्योंकि वो भी है ही नहीं, इनमें साफ साफ यही कहा जा रहा। अब देखिए 18 नंबर है, गो टू ग्रीस,
आप ग्रीस जाएं, वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, जहाँ की विश्व का सबसे प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कभी हुआ करता था। देन कमिंग टू इंडिया, और फिर भारत में आके देखिए, आप भारत में फिर आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कॉन्स्ट्रेटेड टू से, और फिर जब आप भारत आइएगा तो भारत में जो भी प्राचीन अभिलेख हैं, सिक्के हैं, जो कुछ भी प्राचीन वस्तुएं हैं, आप उसे उठाकर देखिएगा, अपने आसपास देखिएगा तो आपको ये विवश हो जाएंगे आप ये कहने के लिए कि यस आई सी हेयर इंसेंट इंडिया स्टिल लिविंग, कि हाँ भारत जो है अभी तक जिंदा है और हम इन्हें अभी तक जिंदा देख रहे हैं। बाकी गिवन कहाँ गया, रोम कहाँ गया, इसका कुछ भी पता नहीं। अब देखिए 19 नंबर है ट्रू यानी कि सच। देयर वेर डंग हैप्स, ये सच में गोबर के ढेर के समान है। डंग मीन्स गोबर होता है, आपने कार्टून में भी देखा होगा डंग बॉल, तो डंग जो होता है एक तरह से गोबर का कह लीजिए ढेर होता है। तो ट्रू देयर वेर डंग हैप्स टू हेयर एंड देयर, यहाँ पर जो इधर उधर गोबर के ढेर मिलेंगे आपको, गोबर के ढेर मिलेंगे आपको देखने को इधर उधर। बट देयर आर रिच ट्रेजर्स ब्यूरिड अंडर देम, लेकिन उसके जो आसपास है, जो दफन कह लीजिए आप अंडर डाली हुई है धनी खजाने, आप कह सकते हैं खजाना जो उसके गोबर के आसपास है वो आप देखेंगे वहाँ पे। एंड द रीज़न वाई इट हैज़ सर्वाइव्ड इज़ दैट द इन विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स, यानी कि आपने जब आसपास अपने गोबर के खजाने देखे तो उसके पास आपने गोबर के आसपास खजाना देखा, और अंत तक ये इसीलिए बचा रह गया क्योंकि हिंदुत्व जो थे यानी कि हिंदुइज्म जो है वो ये आध्यात्मिक गुण उन्होंने आध्यात्मिक गुण चुना और इन्हीं पे तरक्की की, यानी कि गोबर के ढेर से ही ये सोने तक पहुँचे, ऐसे आप कह सकते हैं, यहीं तक इन्होंने तरक्की की, इसीलिए ये आज भी बचा हुआ है। अब देखिए 20 नंबर है आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस बट अपन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल, यानी कि जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा स्वराज है, हमारे जो इच्छा होती है यानी कि मल्टीप्लाइंग ऑफ वांट्स, हमारी जो बहुत सारी इच्छा है, अधिक से अधिक इच्छा है, जो सेल्फ इंडल्जेंस इसे कह सकते हैं कि आपको स्वयं की आज़ादी जो है, ये सब हमारे अंदर है, लेकिन हम लोग इन इच्छाओं को सीमित करने पे टिके हुए, यानी कि हम अपने मन से इन इच्छा को सीमित कर लेते हैं, अंदर ही अंदर ख़त्म कर लेते हैं, सेल्फ डिनाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने भारतीय सभ्यता पे गर्व है, हमें अपने जो सभ्यता है, संस्कृति है, ये महान है, हम ऐसा जानते हैं। हम देखिए 21 नंबर है यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़, यूरोपियन सभ्यता है, ऐसा कोई संदेह नहीं, इज़ नो डाउट, यानी कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ नो डाउट, ऐसा संदेह नहीं है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन सूटेड फॉर द यूरोपियन बट इट विल मीन रूइन ऑफ फॉर इंडिया इफ़ वी एंडेवर टू कॉपी इट, यानी कि ऐसा कोई संदेह नहीं है कि यूरोपियन के लिए अनुकूल है उनकी सभ्यता, लेकिन भारत के लिए जो है उनकी सभ्यता जो है यानी कि विनाशकारी है। और लेकिन भारतीय लोग क्या कर रहे हैं कि अभी भी इनका नकल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कॉपी इट यानी कि पश्चिमी सभ्यता का नकल करने का प्रयास कर रहे हैं, और हो ही रहा है। जैसा कि आज आप अगर अपने आसपास के क्षेत्रों को देखें, महात्मा गांधी के टाइम से अभी के टाइम में बहुत अंतर आ चुका है, अभी बहुत कुछ बदल चुका है। This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, यानी कि अगर आप देखेंगे तो इसे नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कहने की एक तरह से आवश्यकता नहीं है कि हमने इसे नहीं अपनाया। मैं आपको भी बताई थी कि हमने इसे अपनाया, और जितना हम लोग को अच्छा था और जितना पचने लायक आप कह सकते हैं, जितना कि हम इसे पचा सकते हैं, उतना हमने अपनाया, जितना हम इसे रख सकते हैं उतना ही हमने इसे अपनाया। दैट इवन द यूरोपियन विल नॉट हैव टू पार्ट विद व्हाटएवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, यानी कि हम उतना ही अपनाए थे जितना कि हम इसे रख सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ बुराई यूरोपियन में पनपी है और उसका जिम्मेवार वो नहीं होगा। तो यानी कि यूरोपियन में कुछ बुराई है और हमने वही अपनाया है जो कि हमें अच्छा लगा, जो हमारे लिए एक अच्छा चीज़ था, तो वही हो गया। आप देखिए 22 नंबर है द इंसेसेंट सर्च ऑफ फॉर मटेरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट द यूरोपियंस themselves will have to remodel their
आउटलुक। अब हम देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है द इंसेसेंट सर्च ऑफ मटेरियल कंफर्ट्स, यानी कि भोग विलास की जो वस्तु हैं वो निरंतर खोज रही है, यानी निरंतर उनकी खोज की जा रही है। और इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इवल, और इसमें लगातार वृद्धि भी हो रही है और ये ऐसी बुराई को जन्म दे रही है, इसी बुराई को तो मुझे जो है बोलने पे विवश कर रहा है। यानी इसमें महात्मा गांधी कह रहे हैं कि इसमें ऐसी बुराई पे बल दिया जा रहा है जो कि मुझे बोलने पे विवश कर रहा है। इसमें आई मैक बोल्ड, यानी मुझे बोलने पे विवश कर देती है कि यूरोपियों को अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा, यानी कि यूरोपियों को अपने सोच को फिर से स्टार्ट करना होगा, फिर से देखना होगा। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कम्फर्ट्स, अगर वे लोग यदि वे आराम के भार के नीचे नहीं नाश होना चाहते, यानी कि वो आराम, जो इतना आराम भरा जीवन वो मशीनीकरण के साथ जी रहे हैं, अगर वो नष्ट नहीं होते हैं, अपनी सभ्यता को बनाए रखना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना होगा। टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, अगर वो गुलाम नहीं बनना चाहते हैं तो उनको आगे ये जो बन रहे हैं आप गुलाम, उन्हें नहीं बनना चाहते तो उन्हें भी अपने फिर से एक बार अपने देश के बारे में एक अलग दृष्टिकोण से सोचना होगा। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग, ये हो सकता है कि मेरा अध्ययन गलत हो। महात्मा गांधी ऐसा कह रहे हैं कि इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज़ टू कॉट सर्टेन डेथ, यानी कि हो सकता है मेरा गलत हो, मेरा अध्ययन गलत हो, पर मुझे इतना मालूम है कि भारत के लिए यदि गोल्डन फ्लीस की बात की जाए तो उनके पीछे भागना घातक साबित हो सकता है, यानी कि उनके पीछे नहीं भागना चाहिए, उनके पीछे भागना घातक साबित हो सकता है। तो ये उनका कहना है। एंड रन द रिस्क इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, यानी कि इसमें साफ साफ कहा गया है कि मेरा मानना है कि ऐसा गलत हो सकता है मेरा अध्ययन, लेकिन जो अगर हम क्या करें ये घातक साबित हो सकता है गोल्डन फ्लीस के लिए, तो अपने जो दिलों पर हैं पश्चिमी दार्शनिक के सिद्धांत के आदर्श वाक्य, सादा जीवन और उच्च सोच अंकित कर लें। यानी पश्चिमी सभ्यता में भी बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था प्लेइंग लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार। जो वेस्टर्न फिलोसफर थे उनका जो बात है हम उन्हें ही सिर्फ अपनाएंगे, हम सब कुछ नहीं अपनाएंगे, हम सिर्फ उन्हें ही अपनाएंगे, ऐसा इनका कहना है। टुडे इट इज़ सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू, और इसमें आज जो है ये निश्चित है कि लाखों लोग को उच्च जीवन नहीं मिल रहा, यानी कि उच्च जीवन जिसे कहते हैं वो उच्च जीवन नहीं मिल रहा है लाखों लोगों को, एंड वी द फ्यू, और उनमें से कुछ हम लोग भी हैं जिन्हें कि नहीं मिल रहा है ऊंचाई भरा जीवन, यानी कि हाई लिविंग। who profess to the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high थिंकिंग, और जीवन नहीं मिल रहा लाखों लोगों को उच्च जीवन, और हमसे जो कुछ जानना है, यानी कि सोचने का, हम जो कुछ भी जानने का जोखिम उठाते हैं तो उच्च सहन करने या ना करने, उच्च विचार को ये सब करने में, यानी हम जब भी कुछ जोखिम उठाते हैं कि हमें कुछ ऊंचा करना है, ऊंचा सोचना है, तो उसमें हम अपने विचार को खो देते हैं, यानी कि हमारा जो हाई थिंकिंग होता है, हाई लिविंग के चक्कर में हम अपनी हाई थिंकिंग खो देते हैं, ऐसा उनका कहना है। अब देखिए 23rd नंबर है सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यता। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, अगर सभ्यता को असल में देखा जाए कि असल में सभ्यता क्या है, तो कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, यानी कि अगर हम कहें कि असल में सभ्यता क्या है, तो सभ्यता बहुलीकरण में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन यानी बहुलीकरण में नहीं है, बल्कि ये स्वेच्छा से ज़रूरतों को लगाम लगाने का नाम है। यानी अब कह सकते हैं कि अब डेलिब्रेशन एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि अपनी चाहत को, अपनी जो ज़रूरत है, अपनी अंदर की इच्छा है, उसको स्वेच्छा से हम लगाम लगा लें, अपने तक ही सीमित रखें, यही सभ्यता है। दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और यह अकेले संतोष जो हमें मिल रहा है अपने आप में, अलोन मीन्स अकेला, तो अकेले में जो ये वास्तविक सुख मिल रहा है और सेवा जो हम लोगों को कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, यही असली खुशी है, और यही कैपेसिटी, यही खुशी की जो कैपेसिटी है हमारे अंदर है, और हम इसी को बढ़ाएं। अब देखिए 24th एंड लास्ट नंबर है अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज़ नेसेसरी, ये एक, यानी कि कुछ हद तक जो ये शारीरिक सद्भाव है, फिजिकल
फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, और आराम आवश्यक है, जरूरी है, आराम जीवन में जरूरी है। बट अबव ए सर्टेन लेवल इट बिकम्स ए हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प, लेकिन जब इसके बाद अगर हम मदद करने के बजाय एक बाधा बन जाते हैं लोगों के लिए, तो ये गलत है। यानी जीवन में आराम करना जरूरी है, लेकिन आराम अगर कभी ज़रूरत हमें बाधा बन जाए तो ये गलत है। देयरफॉर, इसीलिए the idea of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion as are, यानी कि आप इसमें कह सकते हैं कि इसीलिए अनंत इच्छा, जो बहुत सारी इच्छा होते हैं उनको पालना और उनकी पूर्ति करना, ये एक जाल जैसा लगता है। सिम्स लाइक, यानी कि एक जाल जैसा हमें लगता है कि हम इस अनंत जो इच्छा है उसे पाल रहे हैं, ये सही नहीं है। द सेटिस्फेक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, यानी कि जो संतुष्टि, वास्तविक में जो संतुष्टि है वो लोगों की ज़रूरत को पूरा करने में है। सर्टेन, यानी कि फिजिकल नीड्स, यानी जो भौतिक चीज़ें हैं उनको लोगों की ज़रूरत जो है हेल्प उसमें करने का हम। इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, और यहाँ तक यही बातें कही जा सकती हैं कि स्वयं की जो पूर्ति करना और भ्रम जैसा जाल जो है, इससे व्यक्ति स्वयं की संकुचित शारीरिक तथा मानसिक ज़रूरतों की पूर्ति नहीं कर पा रहा। इतना मतलब कि उतना अच्छा नहीं है ये कि लोगों की ज़रूरतों को छोड़ के खुद पे ध्यान दे, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। मस्ट मीट एज ए सर्टेन पॉइंट ऑफ डेड पॉइंट, और जब यही चीज़ें होती हैं कि पूर्ति तो हम ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं, लेकिन वो एक मिल जाती है हमें एक निश्चित बिंदु पे जाके मिलती है, हमें सारी ज़रूरतें एक निश्चित बिंदु पे जाके मिलती है, और वो होती है मृत्यु। यानी कि हमारी जब जीवन समाप्त हो जाती है तो उस समय हमें संतोष होता है। उस समय अगर हमें कुछ नहीं भी मिला तो भी लगता हो कि अरे वाह, ज़िंदगी तो अब ख़त्म हो गई, चलो जो भी मिला सब कुछ मिल गया। तो असली संतोष हमें मृत्यु पे ही जाके मिलती है। बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलपटोसनेस, यानी कि इसमें कहा जा सकता है कि इससे पहले जो होती है जीवन भौतिकता, विलासिता, इन्हीं सब के पीछे परेशान रहता है, इन्हीं सब के पीछे लोग परेशान रहते हैं और उन्हें असली संतोष की प्राप्ति नहीं होती है। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेस सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये सब खत्म हो जाए इससे पहले एक आदमी को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक जो परिस्थिति होती है उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक जो स्थिति होती है उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, और ताकि वो मानवता की सेवा कर सके और मानवता की सेवा में बिल्कुल भी बाधा ना हो। विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड, और उसकी जितनी भी ऊर्जा है सब कहाँ केंद्रित हो, तो वो मानवता की सेवा करने में, मानव बनने में। यानी कि इस लेसन में आपने साफ साफ यही सीखा कि भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता की एक तो तुलना की गई, और दूसरा ये बताया गया है कि पश्चिमी सभ्यता भी खराब नहीं है, लेकिन भारतीय सभ्यता जो है वो अटल है। अगर पश्चिमी नहीं सुधरे, उसने नया दृष्टिकोण नहीं सोचा, तो एक दिन वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन भारत आजकल क्या कर रहा है कि पश्चिमी सभ्यता को अपना रहा है, और चूंकि हम जो भी अपना रहे हैं उससे अच्छी चीज़ें अपना रहे हैं, यानी हाई लिविंग को नहीं अपनाकर प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग को ही अपना रहे हैं पश्चिमी सभ्यता से। और हमें मेन तौर पे संतुष्टि तभी मिलती है जब हम मृत्यु के कगार पे होते हैं। इसीलिए हमें पहले से अपने जीवन को मेंटेन करके रखना चाहिए कि हाँ, हमें हमारी जो संतुष्टि है वो मेन मानवता में है, और मानवता की सेवा करने में ही हमारी मेन संतुष्टि है। तो यही महात्मा गांधी का कहना था। तो आज हमने फुल एक्सप्लेनेशन इसका देख लिया। अब मैं कल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके कराऊंगी, फिर इसकी समरेज भी कराऊंगी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि ये अभी से लेकर आपके एग्जाम तक हमेशा साथ रहेगा, आपको सारी चीज़ें कराएगा, सारे कंटेंट अवेलेबल करेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अच्छा लगा हो तो कॉमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस लॉकडाउन में मिल के पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं और मज़े से पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।